हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बायोलॉजी सब्जेक्ट के एक नए चैप्टर के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है प्लांट टैक्सोनॉमी, पादप वर्गीकी। देखिए, ये जो क्लास है केवल उन्हीं स्टूडेंट के लिए है जो बायोलॉजी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर है या स्कूल लेक्चरर है या यूपी है, यूपी पीजीटी है या आरपीएससी सेकंड ग्रेड बॉटनी वाला जो पार्ट है उनके लिए इम्पोर्टेंट है। डीएसएसबी के लिए तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। एनवीएस केवीएस यानी बायोलॉजी सब्जेक्ट से जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है क्लास। तो केवल वही स्टूडेंट इसको देखें जो बायोलॉजी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं। और बायोलॉजी सब्जेक्ट से तैयारी करने वाला यदि कोई नया स्टूडेंट इस चैनल को पहली बार देख रहा है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बायोलॉजी से संबंधित जो प्लांट मार्फोलॉजी है, रूट, स्टेम, उन क्लासेस को जरूर देखें। और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, वो फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। और हिस्ट्री पार्ट है, साइंस है, आपका स्कूल मैनेजमेंट है, उन क्लासेस को देखिए तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। चलिए, अब हम बात करते हैं प्लांट टैक्सोनॉमी के बारे में। सबसे पहले हम ये समझेंगे टैक्सोनॉमी शब्द किसने दिया। टैक्सोनॉमी शब्द दिया एपीडी कैंडुले ने टैक्सोनॉमी शब्द दिया, और इनकी एक पुस्तक है थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी। तो इस पुस्तक में इन्होंने टैक्सोनॉमी शब्द दिया। अब देखिए, पादप वर्गीकी या टैक्सोनॉमी में क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले किसी भी जीव को, चाहे वो पौधा है या जंतु है, उसको पहचाना जाता है, फिर उसका नामकरण किया जाता है, फिर उसका वर्गीकरण किया जाता है। तो टैक्सोनॉमी में तीन चीजें आती हैं, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। इनके सम्मिलित स्वरूप को हम क्या बोलते हैं, पादप टैक्सोनॉमी वर्गीकी कहते हैं, चाहे वो पादप वर्गीकी हो और चाहे वो जंतु वर्गीकी हो। अब हम बात करते हैं कि टैक्सोनॉमी यानी कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है, या प्लांट टैक्सोनॉमी या सिस्टेमेटिक बॉटनी। देखिए, प्लांट टैक्सोनॉमी के एक अन्य वर्ड से भी हम जानते हैं, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि सिस्टेमेटिक बॉटनी का मतलब भी ये होता है कि वनस्पति विज्ञान का वर्गीकरण। इसके पिता किसको कहा जाता है, कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। अर्थात कि वनस्पति विज्ञान में सबसे सार्थक और सफलतम जो वर्गीकरण दिया था वो कैरोलस लीनियस ने दिया था, इसलिए इसको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी या प्लांट टैक्सोनॉमी या सिस्टेमेटिक बॉटनी कहा जाता है। अब हम बात करें फादर ऑफ इंडियन प्लांट टैक्सोनॉमी, यानी कि भारतीय पादप वर्गीकरण, वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है, तो सेंट पा को भारतीय वर्गीकी, पादप वर्गीकी का पिता कहा जाता है। अब देखिए, टैक्सोनॉमी में सिस्टेमेटिक शब्द का प्रयोग कैरोलस लीनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में किया। तो कैरोलस लीनियस ने कौन सी पुस्तक में किया था, सिस्टेमा नेचुरी में। इन्होंने अपनी पुस्तक जो सिस्टेमा नेचुरी थी उनमें सिस्टेमेटिक शब्द का प्रयोग किया था। अब यदि हम बात करें टैक्सोनॉमी के प्रकार कौन कौन से हैं, तो देखिए टैक्सोनॉमी के तीन प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं, तीन। पहली है अल्फा टैक्सोनॉमी, दूसरी बीटा टैक्सोनॉमी और तीसरा ओमेगा टैक्सोनॉमी। अल्फा टैक्सोनॉमी को क्लासिकल टैक्सोनॉमी कहा जाता है, यानी कि सामान्य लक्षणों को देखकर, बाहरी लक्षणों को देखकर पादपों का वर्गीकरण करना, उसे अल्फा टैक्सोनॉमी कहा जाता है। और इसका प्रयोग किसने किया था, ट्यूरिल ने किया था। बीटा टैक्सोनॉमी को बायोसिस्टेमेटिक कहा जाता है, यानी कि इसमें जो वर्गीकरण का दायरा है वो बढ़ा दिया जाता है। जैसे साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान के आधार पर, पारिस्थितिक विज्ञान के आधार पर, सूक्ष्म विज्ञान के आधार पर, जीनी संरचना के आधार पर यदि वर्गीकरण किया जाता है तो उसे बीटा टैक्सोनॉमी कहा जाता है। और देखिए, आधुनिक स्वरूप में रसायन, डीएनए, जीन, एम्ब्रियोलॉजी, जीवाश्म और बहुत सारे मतलब एक्सपेरिमेंट और जातीय वृत्तता के आधार पर जो वर्गीकरण किया जाता है उसे न्यू सिस्टेमेटिक कहा जाता है, यानी सभी बाहरी व आंतरिक संभव लक्षणों के आधार पर जो वर्गीकरण किया जाता है उसे ओमेगा टैक्सोनॉमी कहा जाता है। तो टैक्सोनॉमी कितने प्रकार की हो गई, तीन प्रकार की, अल्फा टैक्सोनॉमी, बीटा टैक्सोनॉमी और ओमेगा टैक्सोनॉमी। तो ये जो अल्फा टैक्सोनॉमी है वो क्लासिकल नॉर्मल लक्षणों के आधार पर, थोड़ा दायरा बढ़ा देंगे तो बीटा टैक्सोनॉमी, और सभी संभव लक्षणों के आधार पर यदि हम वर्गीकरण करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, ओमेगा टैक्सोनॉमी। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में कि न्यू सिस्टेमेटिक शब्द किसने दिया था। तो न्यू सिस्टेमेटिक शब्द जूलियन हक्सले ने दिया था। और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो द्विनाम पद्धति के बारे में पूछा जाता है, बाइनोमियल सिस्टम के बारे में पूछा जाता है। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन को समझना होगा। अगर पेपर में ये पूछा जाए कि द्विनाम पद्धति के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो सबसे पहले गॉस्पर्ड बोहेन ने बताया था। सबसे पहले जो किसने बताया था द्विनाम पद्धति के बारे में, गॉस्पर्ड बोहेन ने बताया था। लेकिन द्विनाम पद्धति का एक सिस्टमेटिक स्वरूप और एक नियमित तरीका कैरोलस लीनियस ने दिया था। तो कैरोलस लीनियस को द्विनाम पद्धति का पिता कहा जाता है। सबसे पहले बताया किसने, गॉस्पर्ड बोहेन ने। और यदि पिता की बात करें कि द्विनाम पद्धति का पिता किसे कहा जाता है, कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। 1751 में द्विनाम पद्धति दी उन्होंने, और द्विनाम पद्धति का जो विवरण है वो अपनी पुस्तक स्पीसीज प्लांटेरम में किए।
देखिए ध्वनाम पद्धति क्या कहती है? ध्वनाम पद्धति कहती है कि किसी भी पादप का नाम दो नामों से बना होगा। पहला नाम होगा वंश और दूसरा नाम होगा जाति। जब उसे हाथों से लिखा जाएगा तो नीचे अंडरलाइन किया जाएगा, और यदि टाइप किया जा रहा है तो उसको तिरछे अक्षरों में टाइप किया जाएगा। जो पादप या जंतुओं का जो नाम है वह लैटिन भाषा में लिखा जाएगा। किसमें लिखा जाएगा? लैटिन भाषा में लिखा जाएगा। यदि किसी विशेष वैज्ञानिक ने यदि उस पादप या जंतु का नाम दिया है तो उसका जो नाम है वो शॉर्ट रूप में पीछे अंकित कर दिया जाएगा। तो ये तीन चार बातें मुख्य हैं जो ध्वनाम पद्धति से संबंधित है। लैटिन भाषा में दो नाम में लिखा जाएगा, पहला नाम वंश और दूसरा नाम जाति। वंश का नाम कैपिटल लेटर में और जाति का नाम स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा, और उनको तिरछे अक्षरों में लिखा जाएगा। अगर तिरछे अक्षरों में नहीं लिखा गया है तो उन्हें अंडरलाइन कर दिया जाएगा। तो और यदि किसी वैज्ञानिक ने उसका नाम दिया है तो उसका नाम शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया जाएगा। तो यह कहती है ध्वनाम पद्धति, और इसका जो सिस्टमेटिक विवरण है वो कैरोलस लीनियस ने दिया था। इसीलिए बाइनोमियल सिस्टम का जो फादर है उसे किसे कहा जाता है? कैरोलस लीनियस को। लेकिन ध्वनाम पद्धति के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? गॉस्पार्ड बोहेन ने ध्वनाम पद्धति के बारे में बताया था। अब हम बात करते हैं, देखिए ध्वनाम पद्धति में हायरार्की यानी कि पदानुक्रम का सबसे पहले प्रयोग कैरोलस लीनियस ने किया था। और पादप वर्गीकी में पदानुक्रम के 7 श्रेणियां होती हैं। ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा सकता है आपसे, इसलिए याद रखें कितनी श्रेणियां होती हैं? 7। पहली कौन सी है? जगत, दूसरी प्रभाग, तीसरी क्लास, चौथी गण, पांचवी कुल, वंश और जाति। दोबारा देखिए, जगत, प्रभाग, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। इस क्रम को आप याद रखें, इस क्रम से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए प्रत्येक पद जो है, ये प्रत्येक पद चाहे वो जगत है, प्रभाग है या वर्ग है, गण है या कुल है, वंश है, जाति है, प्रत्येक स्टेप कहलाता है टैक्सोन। क्या इसका नाम दे देते हैं हम? टैक्सोन। वर्गक इसे कहते हैं। तो वर्गक जो है वो पादप वर्गीकी की क्या है? इकाई है। अगर हम बात करें वर्ग यानी कि पादप वर्गीकरण में जब वर्ग का नाम लिखा जाता है तो उसमें प्रत्यय अनुलग्न लगाया जाता है, ई ए ई ए ई। गण के लिए एल्स लगाया जाता है और कुल के लिए एसी लगाया जाता है। तो यहाँ से भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत सारी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, इसको याद रखें। वर्ग के नाम के पीछे ए ई और गण के नाम के पीछे एल्स और कुल के नाम के पीछे एसी लगाया जाता है। देखिए वर्गीकरण की जो सबसे निम्नतम स्तर जो है या प्रारंभिक स्तर हम कह सकते हैं कि नीचे से प्रारंभिक स्तर हो गया, वह होती है जाति। तो वर्गीकरण की जो इकाई होती है वो कौन होती है? जाति होती है। जाति के आधार पर ही ऊपर की ओर हम वर्गीकरण को देखते जाते हैं। कई सारी जातियां, समान जातियां मिलकर एक वंश का निर्माण करते हैं, कई समान वंश एक कुल का निर्माण करते हैं, कई समान कुल गण का निर्माण करते हैं, कई समान गण वर्ग का निर्माण करते हैं, और कई समान वर्ग प्रभाग का निर्माण करते हैं, और कई समान प्रभाग जगत का निर्माण करते हैं। अब हम बात करें जाति के बारे में, स्पीसीज कॉन्सेप्ट के बारे में, तो देखिए अपने समान संतान उत्पन्न करने वाले जीव को एक ही जाति के सदस्य माना जाता है। जाति जो शब्द है वह जॉन रे ने दिया था, और लीनियस ने जाति का स्टैटिक कंसेप्ट दिया, यानी कि जाति अपरिवर्तनशील रहती है। जाति का बायोलॉजिकल कंसेप्ट अर्नेस्ट मेयर ने दिया था। बायोलॉजिकल कंसेप्ट किसने दिया था? अर्नेस्ट मेयर ने। अगर आपसे पेपर पूछा जाए कि जाति निर्धारण में सबसे प्रमुख लक्षण क्या है, तो प्रजननशीलता जाति निर्धारण में प्रमुख लक्षण। इसकी परिभाषा में भी हमने बताया है कि अपने समान संतान उत्पन्न करने वाले जीव को क्या कहा जाता है? एक ही जाति के सदस्य कहा जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं, देखिए टैक्सोनॉमी में आधुनिक लैटिन नाम को लिखने वाला जो व्यक्ति है वह है टॉर्नफोर्ट। आपसे पूछा जा सकता है कि आधुनिक लैटिन नामों का लिखने का श्रेय किसको दिया जाता है या जनक किसे कहा जाता है? तो टॉर्नफोर्ट को आधुनिक लैटिन नाम लिखने का श्रेय दिया जाता है। अब देखिए टैक्सोनॉमी में इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ नियम है जो आईसीबीएन ने बनाए हैं। आईसीबीएन की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। इनके नियम 1961 में लागू हुए और 1975 इसमें संशोधन किया गया। ये नियम क्या है? ये नियम आईसीबीएन के नियम कहते हैं कि पादपों का नाम जंतुओं के नाम से स्वतंत्र हैं, अलग हैं। तो जंतुओं के नाम की तरह पादपों के नाम नहीं रखे जाएंगे, उनके कुछ नियम होंगे। जिस पौधे का नामकरण किया जाता है उस पौधे का हर्बेरियम जमा किया जाता है, और हर्बेरियम जो है वो बेंथम हुकर की पद्धति पर आधारित होता है जो दुनिया में सबसे ज्यादा मान्य है। अगर हम बात करें तो ये हर्बेरियम शीट आपने बनाई होगी। हर्बेरियम शीट में क्या होता है, जितने भी बायोलॉजिकल स्टूडेंट होते हैं वो सब हर्बेरियम शीट बनाते हैं। उसमें कोई भी प्लांट होता है उसके अलग अलग भागों को और एक पेज होता है, उस पेज पर लगा दिया जाता है, चिपका दिया जाता है, जिससे उस प्लांट का नामकरण किया जाता है, पहचान की जाती है। तो हर्बेरियम शीट का जो आकार होता है 11.5 बाई 16.5 इंच, यानी कि उसकी लंबाई चौड़ाई जो है वो क्या है 11.5 लंबाई, और चौड़ाई कितनी है 16.5 इंच होती है। अगर हम बात करें सेंटीमीटर में तो 28.75 मल्टीप्लाई 41.
28.25 यानी 28.75 गुणा 41.25 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है, माप होती है सेंटीमीटर में। अगर हम बात करें कि जो प्रारूप हमने लिया है, स्पेसी हमने लिया है, यानी किसी भी पादप का कोई भी भाग हमने लिया है तो उसे हम स्पेसीमेन कहते हैं। अगर हम स्पेसीमेन के आधार पर, पादप के स्पेसीमेन के आधार पर जो हमने लिया है उसका नाम दे रहे हैं, तो जो पहली जो हर्बेरियम शीट है वो हमने बनाई है तो वो होलोटाइप। अगर मान लीजिए होलोटाइप खो जाए और उस पौधे से हम दोबारा स्पेसीमेन कॉपी बनाएं, स्पेसीमेन बनाएं और फिर नामकरण करें तो उसे हम बोलते हैं लैक्टोटाइप। क्या बोलते हैं, लैक्टोटाइप। अब देखिए, जब ना तो हमारे पास होलोटाइप हो ना लैक्टोटाइप हो, मतलब कि भाई जो मूल पादप था वो ही ना हो और उसके स्थान पर हम किसी उसके मिलते जुलते पादप या किसी अन्य पादप से, उसके मिलते जुलते या उसी प्रजाति के अन्य पादप से उसका नामकरण करें तो उसे हम बोलेंगे नियोटाइप। क्या बोलेंगे, नया स्पेसीमेन यदि हम बनाएंगे तो उसे हम बोलेंगे नियोटाइप। अब देखिए, यदि कोई लेखक मतलब होलोटाइप के साथ साथ उसी पादप से दूसरी अगर कोई स्पेसीमेन बना रहा है तो उस दूसरे स्पेसीमेन को क्या कहा जाता है, होलोटाइप के अलावा स्पेसीमेन बनाया जाता है तो उसमें क्या कहा जाता है, पैराटाइप। तो एक तो होलोटाइप हो जाता है और दूसरा क्या हो जाता है, पैराटाइप हो जाता है। अगर हम बात करें कि होलोटाइप का कुछ दिनों बाद होलोटाइप का दूसरा स्वरूप तैयार किया जाए, डुप्लीकेट स्वरूप तैयार किया जाए तो उसको हम बोलेंगे आइसोटाइप। और यदि दो या अधिक स्पेसीमेन बनाए जाए, देखिए यहाँ पर पैराटाइप में और सिनटाइप में एक अंतर है। पैराटाइप में क्या है, एक पहले से ही होलोटाइप बनाते हैं और साथ ही साथ दूसरी शीट जो तैयार करते हैं उसे हम बोलते हैं दूसरा अगर हर्बेरियम फाइल हमने तैयार की तो उसे बोलते हैं पैराटाइप। लेकिन सिनटाइप में क्या होता है कि एक ही पौधे से एक बार में दो तीन, एक से अधिक, मतलब दो तीन चार, मतलब हमने फाइलें तैयार की और हमने ये जिक्र नहीं किया कि कौन सी हमने होलोटाइप मानी है, किसी को भी हम मान सकते हैं। तो जिसको हम होलोटाइप मान लेंगे वो तो हो जाएगी होलोटाइप, और उसके अलावा जितने भी हर्बेरियम फाइल हैं, स्पेसीमेन है, उन सबको हम क्या कहेंगे, सिनटाइप कहेंगे। तो यानी कि पहले से निर्धारण नहीं होता कि होलोटाइप कौन सी है। कोटाइप क्या है, उसी पादप से दूसरा होलोटाइप बनाया जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोलोटाइप, कोटाइप कहते हैं। और सिनटाइप क्या होता है, जब दो या अधिक स्पेसीमेन बने तो एक होलोटाइप होता है और अन्य को हम क्या बोलते हैं, सिनटाइप कहते हैं। तो देखिए, मैं सभी स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगा कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षाओं में, इसको आप जरूर याद रखें और बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन जो है वो स्टूडेंट के माइंड से निकल जाता है, लेकिन आता है यहाँ से क्वेश्चन, इसलिए आप इसको याद रखें। अब देखिए, हम बात करते हैं वर्गीकरण के प्रकार के बारे में। तो वर्गीकरण के तीन प्रकार हैं, प्राकृतिक वर्गीकरण, कृत्रिम वर्गीकरण और जातिवृत्ति वर्गीकरण। सबसे पहले हम बात करते हैं कृत्रिम वर्गीकरण, यानी प्रारंभ में कम लक्षणों को ध्यान में रखते हुए कुछ मन से ही सोचकर वर्गीकरण कर दिया जाता था तो उसे कृत्रिम वर्गीकरण कहते हैं। और कृत्रिम वर्गीकरण का उदाहरण है थियोफ्रेस्टस और लीनियस का वर्गीकरण। परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि लीनियस का वर्गीकरण कौन से वर्गीकरण का उदाहरण है, तो कृत्रिम वर्गीकरण का उदाहरण है। यदि हम नग्न आंखों से देखने वाले लक्षणों के आधार पर यदि पौधों का वर्गीकरण करें तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्राकृतिक वर्गीकरण। पहला प्राकृतिक वर्गीकरण किया था ALD जूसीयू ने। किसने किया था, ALD जूसीयू ने पहला प्राकृतिक वर्गीकरण किया था। और बेंथम व हुकर का जो वर्गीकरण है वो प्राकृतिक वर्गीकरण है। यह दुनिया में सबसे ज्यादा मान्य है, सबसे ज्यादा हर्बेरियम इसी वर्गीकरण पर आधारित है। और इसकी कुछ कमियां हैं, लेकिन उन कमियों को दूर करके अगर इसके आधार पर जब वर्गीकरण किया जाता है तो वो सबसे ज्यादा मान्य वर्गीकरण होता है। अब बात करते हैं, यदि विकास के क्रम के आधार पर, जातिवृत्तिता के आधार पर जब वर्गीकरण किया जाता है तो उसे हम जातिवृत्तीय वर्गीकरण कहते हैं। इसके उदाहरण है एंगलर व प्रेंटल का वर्गीकरण, परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। हचिंसन का वर्गीकरण, तख्ताजान का वर्गीकरण, क्रॉनक्विस्ट का वर्गीकरण, रॉबर्ट थार्नी का वर्गीकरण। रॉबर्ट थार्नी का वर्गीकरण भी इसी के अंतर्गत आता है। और आइक्लर का वर्गीकरण। तो देखिए, सबसे ज्यादा जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, प्राकृतिक वर्गीकरण उदाहरण क्या है, बेंथम व होकर का वर्गीकरण। और लीनियस का वर्गीकरण कौन से वर्गीकरण का उदाहरण है, कृत्रिम वर्गीकरण का उदाहरण है। एंगलर प्रेंटल तख्ताजान का वर्गीकरण और आइक्लर का वर्गीकरण किसका उदाहरण है, जातिवृत्तीय वर्गीकरण का उदाहरण है। अब हम सबसे पहले कृत्रिम वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। देखिए, थियोफ्रास्टस ने कृत्रिम वर्गीकरण दिया था। थियोफ्रास्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। थियोफ्रास्टस की पुस्तक है हिस्टोरिया प्लांटेरम। ये भी पेपर में पूछी जाता है, अगर मान लीजिए थोड़ा सा डीप क्वेश्चन आता है तो पूछता है कि भाई हिस्टोरिया प्लांटेरम जो पुस्तक है वो किसकी है, थियोफ्रास्टस की पुस्तक है हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम बॉटनी की सबसे पुरानी उपलब्ध पुस्तक है और इन्होंने पादपों को 4 समूह में बांटा, शाक, उपछुप, छुप और वृक्ष में। तो कौन कौन से सर, हर्ब और सब श्रब और श्रब एंड ट्री, शाक, उपछुप, छुप और वृक्ष में। तो इंपॉर्टेंट ये है कि थियोफ्रास्टस ने पौधों को कितने भागों में बांटा, 4 समूहों में बांटा।
आगे हम बात करें लीनियस का वर्गीकरण। देखिए, ये लीनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। इन्होंने 4 प्रमुख पुस्तकें लिखी, ये पूछी जा सकती हैं आपसे, इसलिए याद रखें। सबसे पहली पुस्तक इन्होंने लिखी हॉर्टस अपलैंडिकस, और दूसरी पुस्तक है जेनेरा प्लांटेरम, तीसरी पुस्तक है स्पीसीज प्लांटेरम, और चौथी पुस्तक है क्रिटिका बोटेनिका। तो चौथी पुस्तक कौन सी है? क्रिटिका बोटेनिका। सबसे ज्यादा को जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि लीनियस ने किस आधार पर पौधों का वर्गीकरण किया, तो पुंकेसरों की संख्या, परिमाप और संलग्नता के आधार पर पौधों को 24 वर्गों में, 24 क्लासेज में उन्होंने बांटा। और पदानुक्रम का सबसे पहले उपयोग, हिरार्की का जो सबसे पहले उपयोग है, प्रयोग है, वो लीनियस ने किया था। पुंकेसरों की संख्या, परिमाप और संलग्नता के आधार पर पौधों को 24 वर्गों में इन्होंने बांटा। टैक्सोन को वर्गीकरण की व्यावहारिक इकाई माना जाता है। मान लीजिए प्रभाग है, तो पौधों में प्रभाग का जो प्रत्यय है वह फाइटा लगाया जाता है, और वर्ग के लिए एई लगाया जाता है, और ऑर्डर के लिए एस लगाया जाता है, और फैमिली के लिए एसी लगाया जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको भी आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है। कृत्रिम वर्गीकरण के बाद अब हम बात करते हैं प्राकृतिक वर्गीकरण के बारे में। देखिए, प्राकृतिक वर्गीकरण में सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध वर्गीकरण है, संसार में सर्वाधिक मान्य जो वर्गीकरण है, वह है जॉर्ज बेंथम जोसेफ डाल्टन होकर का वर्गीकरण। यह प्राकृतिक लक्षणों पर आधारित है, नग्न आंखों से देखे जाने वाले लक्षणों पर आधारित। चलिए, सबसे पहले हम बेंथम व होकर की पुस्तक का नाम पता करते हैं। देखिए, बेंथम व होकर की पुस्तक का नाम है जेनेरा प्लांटेरम, और इस जेनेरा प्लांटेरम में इन्होंने 202 कुलों का विवरण दिया है। इन्होंने पुष्पोद्भिद पौधों को 3 क्लासेज में बांटा। फेनेरोगैम्स या सीड प्लांट को या स्पर्मेटोफाइटा को 3 क्लासेज में बांटा। द्विबीजपत्री, जिम्नोस्पर्म और एकबीजपत्री। डाइकोटिलिडीन्स, जिम्नोस्पर्म और मोनोकोटिलिडीन्स। जिम्नोस्पर्म को 3 कुलों में बांटा। नीटेसी, जिसमें नीटम आता है, और कॉनिफर, जिसमें पाइनस आता है, और साइकेडेसी, जिसमें साइकस आता है। तो 3 कुलों में बांटा, नीटेसी, कॉनिफर और साइकेडेसी। अगर हम बात करें द्विबीजपत्री की, द्विबीजपत्री पौधों के बारे में बात करें, तो इन्होंने 3 प्रमुख सब क्लास में बांटा। पॉलीपेटेली, गेमोपेटेली और मोनोक्लेमाइडी। देखिए, पॉलीपेटेली में दल स्वतंत्र होते हैं, गेमोपेटेली में दल संयुक्त होते हैं। इनको 3 श्रेणियों में बांटा। पॉलीपेटेली की 3 श्रेणियां हैं, थैलेमी फ्लोरी, डिस्की फ्लोरी और कैलिसी फ्लोरी। और गेमोपेटेली की 3 श्रेणियां हैं, इनफेरी, हेटेरो मेरी और बाई कार्पेलिटी। अब देखिए, यहाँ पर इस तरह से इन्होंने वर्गीकरण दिया था। लेकिन जब बाद में देखा गया कि भाई जो जिम्नोस्पर्म है वह तो एंजियोस्पर्म से भी पहले आए हैं, तो इन्होंने जो द्विबीजपत्री और एकबीजपत्री के बीच में जो जिम्नोस्पर्म रखा था, यही उनकी सबसे बड़ी क्या हो गई, कमी हो गई। और ये जो सिद्धांत जो इन्होंने वर्गीकरण का प्रारूप दिया था, उसको इस बात को अमान्य कर दिया गया कि भाई जाति वृत्तता के आधार पर जिम्नोस्पर्म पौधे पहले आए हैं और एंजियोस्पर्म पौधे बाद में आए हैं। और उसमें भी डाइकोटिलिडीन द्विबीजपत्री पौधे पहले आए हैं और एकबीजपत्री बाद में आए हैं। देखिए, बेंथम होकर जो पद्धति है, विश्व के अधिकतम जो हर्बेरियम इसी पद्धति पर आधारित हैं। और बेंथम होकर के अनुसार एंजियोस्पर्म का सबसे पुराना कुल रेननकुलेसी है, और सबसे नया कुल ग्रेमिनी है। तो ग्रेमिनी पौधे जो हैं वो सबसे विकसित पादप कहे जाते हैं। और यदि एंजियोस्पर्म पुष्पी पादपों की बात करें, तो पुष्पी पादपों में सबसे पुराना कुल क्या है, बेंथम होकर के अनुसार रेननकुलेसी। अगर हम बात करें बेंथम होकर पद्धति के दोष क्या हैं, तो इन्होंने जिम्नोस्पर्म को डाइकोट और मोनोकोट के बीच रखा, ये सबसे प्रमुख दोष है। और फाइलोजेनी पर प्रकाश नहीं डाला, यानी इन्होंने विकास के क्रम पर आधारित जो प्रक्रिया है उस पर विकास नहीं डाला। अगर ये प्रकाश जब डालते यदि सोचते, तो जिम्नोस्पर्म को कभी भी डाइकोट और मोनोकोट के बीच में नहीं रखते, हमेशा जिम्नोस्पर्म को पहले ही रखते। इन्होंने चूंकि प्राकृतिक लक्षणों के आधार पर पौधों का वर्गीकरण किया, इसीलिए इनके वर्गीकरण को क्या कहा जाता है, प्राकृतिक वर्गीकरण कहा जाता है। अब हम बात करते हैं जातीय वृत्तीय वर्गीकरण के बारे में, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के बारे में। एंगलर व प्रेंटल का वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, एंगलर व प्रेंटल ने 280 कुलों का वर्गीकरण दिया। इन्होंने अपनी पुस्तक डाई नेचर लाइकेन फ्लैंजन फैमिलियन, इनकी पुस्तक का नाम है डाई नेचर लाइकेन फ्लैंजन फैमिलियन, में इन्होंने जाति वर्गीकरण प्रस्तुत किया। अगर हम एंगुलर व प्रेंटल के वर्गीकरण को देखें, तो फेनेरोगैम्स या सीड प्लांट को इन्होंने एक डिवीजन में बांटा, एम्ब्रियोफाइटा में। उसको 2 सब डिवीजन में बांटा, जिम्नोस्पर्म व एंजियोस्पर्म में बांटा। देखिए, इनकी वर्गीकरण की प्रमुख विशेषता यही है कि इन्होंने एंजियोस्पर्म को बाद में रखा और जिम्नोस्पर्म को पहले रखा। तो इन्होंने विकास के क्रम पर आधारित वर्गीकरण दिया था, इसीलिए कहा जाता है जाति वृत्तीय वर्गीकरण। एंजियोस्पर्म को 2 भागों में बांटा, मोनोकोटिलिडीन्स और डाइकोटिलिडीन। ये इनकी कमी है, क्योंकि डाइकोटिलिडीन जो है वो पहले विकसित हुए हैं, मोनोकोटिलिडीन बाद में विकसित हुए हैं। डाइकोटिलिडीन को 2 उपवर्ग में बांटा, आर्किक्लेमाइडी और मेटाक्लेमाइडी।
मेटाक्लेमाइडी को सिम्पिटेली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिम्पिटेली। तो डाइकोटिलिडोन को दो भागों में बांटा, आर्किक्लेमाइडी और मेटाक्लेमाइडी में। अगर हम बात करें एंगुलर व पेंटल वर्गीकरण के गुण क्या है, तो जिम्नोस्पर्म को एंजियोस्पर्म से पहले रखा और जाति वृत्ति के आधार पर इन्होंने वर्गीकरण दिया। दोष क्या है? मोनोकॉट को डाइकॉट के पहले रखा, ये इनका क्या है? दोष है, अभी मैं चर्चा कर रहा था। और इनके अनुसार रेननकुलेसी और मैग्नोलिएसी को आधुनिक माना है, जबकि ये सर्वाधिक आद्य कुल हैं, तो ये भी इनका क्या है? दोष है। इन्होंने मैग्नोलिएसी और रेननकुलेसी को आधुनिक माना है। ये एंगुलर व पेंटल के वर्गीकरण का प्रमुख दोष है। अब हम बात करें हचिंसन के वर्गीकरण के बारे में, तो देखिए हचिंसन ने अपनी पुस्तक द फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में 24 नियमों से युक्त वर्गीकरण पद्धति दी। कितने नियम? 24 सिद्धांत दिए इन्होंने, और कुल 420 कुलों का वर्गीकरण किया इन्होंने। और इसमें फ्लावरिंग प्लांट को दो भागों में बांटा, जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी। एंजियोस्पर्म को दो भागों में बांटा, डाइकोटिलिडीन और मोनोकोटिलिडीन। तो देखिए इसमें इन्होंने एक बात की थी कि भाई एंगुलर पेंटल ने क्या किया था कि मोनोकोट को डाइकोट से पहले रख दिया। अब इसकी कमी को इन्होंने सुधार दिया, डाइकोट को इन्होंने मोनोकोट से पहले रखा। अब डाइकोट को दो भागों में बांटा, लिग्नोसी और हर्बेसी। और मोनोकोटिलिडीन को तीन भागों में बांटा, कैल्सीफेरी, कोरोलीफेरी और ग्लूमीफेरी। कैल्सीफेरी, कोरोलीफेरी और ग्लूमीफेरी। तो हचिंसन ने इस तरह से पौधों का क्या दिया था? वर्गीकरण दिया था। अब देखिए इन्होंने द्विबीजपत्री को आद्य माना। इनके अनुसार सबसे आद्य कुल क्या है? मैग्नोलिएसी है। हचिंसन के अनुसार सबसे नवीनतम कुल क्या है? ग्रेमनी है। अब हम बात करते हैं तख्ताजान वर्गीकरण। देखिए कभी कभी अगर पेपर में थोड़ा सा भी डीप क्वेश्चन पूछा जाता है तो तख्ताजान के वर्गीकरण से वो क्वेश्चन पूछ लेता है। इन्होंने पादप वर्गीकरण के लिए क्लेडिस्टिक विधि को अपनाया। और देखिए वर्गीकरण की सबसे जो सटीक जानकारी देती है वो देती है क्लेडिस्टिक जो विधि है, वह वर्गीकरण की सबसे अधिक सटीक जानकारी देती है। तो इनके वर्गीकरण को कहा जाता है तख्ताजान का वर्गीकरण, क्योंकि इन्होंने अपने नाम के आधार पर इस वर्गीकरण का नाम दिया। इन्होंने एंजियोस्पर्म को मैग्नोलियोफाइटा में रखा। किसमें रखा? मैग्नोलियोफाइटा में। तो ये पूछा जाता है पेपर में कि इन्होंने कौन से प्रभाग में रखा? मैग्नोलियोफाइटा में इन्होंने एंजियोस्पर्म को रखा। बात करें एक बीजपत्री को लिलियोप्सिडा में और द्विबीजपत्री को मैग्नोलियोप्सिडा में विभाजित किया। तख्ताजान का एक प्रसिद्ध कथन है जो परीक्षा में पूछ लिया जाता है, फाइलोजेनी यानी जाति वृत्तता के बिना पादप वर्ग की उसी प्रकार है जैसे मांस के बिना हड्डी। यानी कह सकते हैं कि तख्ताजान ने बताया कि पादप वर्गीकी में जिस तरह से एक मतलब हड्डी में मांस जरूरी होता है, उसी तरीके से पादप का यदि वर्गीकरण करना है तो हमें फाइलोजेनी को ध्यान में रखना होगा। सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है फाइलोजेनी। अब हम बात करें प्रमुख बॉटेनिकल गार्डन के बारे में। देखिए ऑटो बोटेनिको बॉटेनिकल गार्डन पडुआ इटली यानी विश्व का सबसे प्राचीनतम बॉटेनिकल गार्डन है। द रॉयल बॉटेनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड विश्व का सबसे बड़ा बॉटेनिकल गार्डन है, वानस्पतिक उद्यान है द रॉयल बॉटेनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड। भारत में इंडियन बॉटेनिकल गार्डन कहाँ पर है? हावड़ा कलकत्ता में स्थित है। नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? लखनऊ में। द लॉयड बॉटेनिकल गार्डन कहाँ पे है? दार्जिलिंग में। सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम कहाँ पर है? कलकत्ता में, जो भारत का सबसे बड़ा हर्बेरियम है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। बीएसआई, बीएसआई का फुल फॉर्म है बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1890 में हुई। इसका मुख्यालय कलकत्ता में है। इसके अन्य मुख्यालय भी हैं पूना, देहरादून और शिलोंग में। तो चार हो गए, कलकत्ता, पूना, देहरादून और शिलोंग। अब हम बात करते हैं टॉटोनिम्स क्या होता है। जब वंश और जाति के नाम समान होते हैं तो उन्हें टॉटोनिम्स कहते हैं, जैसे गजेला गजेला टॉटोनिम्स का उदाहरण है। कुंजी लक्षण के बारे में हम बात करें। कुंजी लक्षण क्या होते हैं? की कैरेक्टर्स, ऐसे लक्षण जिनका प्रयोग समानता व असमानता के आधार पर करके पादप व जंतु की पहचान की जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कुंजी लक्षण कहते हैं। मोनोग्राफ क्या होता है? अगर पेपर में पूछे जाए मोनोग्राफ क्या होता है, तो ऐसी पुस्तक जिसमें एक विषय का विस्तृत जानकारी हो, उसे हम क्या बोलते हैं? मोनोग्राफ कहते हैं। और हर्बेरियम को एक शुष्क बॉटेनिकल गार्डन के नाम से जाना जाता है, या शुष्क बॉटेनिकल गार्डन कहा जाता है हर्बेरियम को। तो इस तरह से हमने जो प्लांट टेक्सोनॉमी है, पूरी प्लांट टेक्सोनॉमी है, उसके बारे में पढ़ा। आशा करता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने सारी की सारी सम्मिलित की हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेंगी। और बहुत ही कम समय में हमने प्लांट टेक्सोनॉमी को रिवाइज किया है। यदि एक बार में क्लास समझ में नहीं आती है तो इसको क्लास को दोबारा देख लो, जिससे कि आपको ये पूरी क्लास समझ में आ जाएगी। और अगर हम बात करें कि जो भी स्टूडेंट्स चैनल को पहली बार देख रहे हैं और बायोलॉजी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको अपडेट मिलती रहेगी बायोलॉजी का कौन सा टॉपिक आपके लिए आ चुका है तो उसको आप देख सकें।
जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सामग्री आपको यहाँ से प्राप्त होगी और परीक्षा में जो ज़्यादातर प्रश्न है वो आपको यहीं से देखने को मिलेंगे और बहुत ही फास्टली आप इसका क्या कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। और इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि आप बेहतरीन तैयारी करते रहें और लगातार इस चैनल से जुड़े रहिए। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।